अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वो है द इंटर वार इकानमी। इंटर वार इकानमी क्या होती है, यही हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे 19th सेंचुरी को। उसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स पढ़े थे, और जो लास्ट टॉपिक हमने उसमें पढ़ा था दैट वाज इंडियन ट्रेड, कॉलोनिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। और उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से हमने ग्लोबल सिस्टम में इंटरफियर किया था। हमने पढ़ा था कि इकानमी कैसे ग्रो हो रही थी। अब जो टॉपिक है इंटर वार इकानमी, इंटर वार इकानमी का मतलब क्या है कि जो वार पीरियड था, जो वार पीरियड था, कौन सा वार पीरियड, फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर सेकंड वर्ल्ड वार तक, गोया कि 1914 से लेकर 1945 तक जो पीरियड चल रहा था, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये वार इंटर वार इकानमी है। तो इसमें 1914 से लेकर 1945 तक इकानमी में क्या चेंजेस आई थी। तो इस टाइम पीरियड में हमें पढ़ना है कि इकानमी में कौन सी चेंजेस आई थी, इकानमी अच्छी और स्मूथली से आगे बढ़ रही थी या इकानमी नीचे की तरफ, डाउनफॉल की तरफ जा रही थी। तो यही हमें इसमें पढ़ना है। तो इससे पहले मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट भी बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ें हैं। आप इसमें रिलेट करोगे फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर सेकंड वर्ल्ड वार तक। तो बेसिकली हमें पढ़ना है, हमने ये भी पढ़ा था कि 19th सेंचुरी में हमने देखा कि इकानमी ग्रो हो रही थी। 19th सेंचुरी में हमने पढ़ा कि इकानमी ग्रो हो रही थी, और उसके साथ हमने ये भी पढ़ा कि ग्लोबल सिस्टम राइज हुआ, ग्लोबल वर्ल्ड राइज हुआ था। तो अब हमें पढ़ना है इंटर वार इकानमी। इंटर वार इकानमी क्या होती है उस समय में 1914 से लेकर 1945 तक इकानमी में कौन सी चेंजेस आई थी, उस समय में क्या हुआ था, इकानमी में क्या हो रहा था उस समय में। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1914 अप टू 1918। मैंने यहाँ पे भी लिखा था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था 1914 में ये स्टार्ट हुआ था, एंड इट लास्टेड फॉर 4 years 1918 तक। 4 साल तक ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था ये लड़ा गया था। शुरुआत में ऐसा नहीं लग रहा था कि 4 साल तक चलेगा। अब ये वार कहां पे चल रहा था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, इट वॉज मैनली फॉट इन यूरोप। बेसिकली जो लड़ाई लड़ी गई थी ये कहां पे लड़ी गई थी, ये यूरोप में जो आसपास में जो कंट्रीज थे वही लड़ रहे थे आपस में। लेकिन कहा जाता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था इट हैड इट्स इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। इसके जो वर्ल्ड या इम्पैक्ट थे वो पूरे वर्ल्ड पर पड़े थे। तो किस तरह हम देख रहे हैं कि ये जो वार है ये यूरोप में चल रहा था, यूरोप में ये लड़ाई लड़ रही थी। तो पूरे वर्ल्ड पर कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ा था। तो फिर हम देखते हैं कि सिंपली कि यूरोप में ये लड़ाई जरूर लड़ी जा रही थी, लेकिन यूरोप में जो अधिकतर थे, यूरोप में जो कॉलोनियल पावर्स थे, कॉलोनियल पावर्स थे, मतलब कॉलोनियल पावर्स उस समय कौन कौन से कंट्रीज आते, उस समय फ्रांस कॉलोनियल पावर था, ब्रिटेन था, जर्मनी थी, बहुत सारे कॉलोनियल पावर्स थे। वो सब के सब कॉलोनियल पावर्स हम देखते हैं कि वो यूरोप कंटिनेंट में पड़ते हैं, वहीं पे हैं। तो वहां पे वो आपस में लड़ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ये कॉलोनियल पावर्स थे, इंपीरियलिस्ट कंट्रीज जो थे, दे हैड देयर कॉलोनीज इन द एंटायर वर्ल्ड। उनको पूरे विश्व में अपनी कॉलोनीज होती थी, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में कॉलोनीज बनाई थी, जो कि लास्ट टॉपिक्स में भी हमने डिस्कस किया था, ट्रेड, कॉलोनिज्म, ग्लोबल सिस्टम। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब ब्रिटेन लड़ाई लड़ रहा था, तो ब्रिटेन की इकॉनमी अगर डाउन होती जा रही थी तो उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट उसकी कॉलोनीज पर पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि इंडिया पर भी पड़ेगा,
अगर ब्रिटेन की इकॉनमी डाउन हुई थी तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ता था। गोया कि उसके पास जितने भी कॉलोनीज थे ब्रिटेन के पास, तो उन कॉलोनीज पर इफेक्ट पड़ता था, क्योंकि अब वॉर में पैसे लग रहे थे, वो इंडिया से ज़्यादा पैसे ड्रेन करेंगे क्योंकि इन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती है जंग में। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि लड़ाई वहाँ पे यूरोप में लड़ी जा रही थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट हार हो या जीत हो वो कहाँ पे पड़ रहे थे, वो इंडिया पर भी पड़ रहे थे। तो इसी तरह से हम वर्ल्ड में देखते हैं कि कितनी सारी कॉलोनीज थे, जो कॉलोनियल पावर्स थे जिन्होंने अलग अलग कॉलोनीज बना के रखी थी। तो उस सेंस में हम कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर जो था, इट वाज फॉट इन यूरोप बट इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, बट इट हैड इट्स इम्पैक्ट ओवर द वर्ल्ड। उसके जो इम्पैक्ट पड़े थे वो पूरे वर्ल्ड पर पड़े थे। वो इसी तरह से कि अगर कॉलोनियल पावर जो था होता था, इम्पीरियलिस्ट कंट्री होते थे, तो वो जंग कर रहे थे, तो बाद में जो इसके कॉलोनीज होते थे उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं उस समय में ग्लोबल वर्ल्ड बन चुका था, जो कि हमने 19th सेंचुरी में पढ़ा था कि ग्लोबल वर्ल्ड बन चुका था, राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हुआ था ट्रेड के साथ साथ। तो कहीं भी आप जंग लड़ोगे तो उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व पर पड़ता था, पूरे वर्ल्ड पर पड़ता था। तो अब क्या है कि जो ये टाइम पीरियड था 1914 से लेकर 1945 तक, दोनों वार पीरियड का जो टाइम था, तो उसमें हम देखते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एंड अनदर वार। तो यहाँ पे मैंने लिखा था ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में हमने क्या देखा, वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एंड अनदर वार। इस सेंटेंस को समझे कि जब ये वर्ल्ड वार चल रहा था, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, तो ये जो इंटर वार इकॉनमी थी, ये सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखा था फर्स्ट वर्ल्ड वार की, लेकिन ऐसा नहीं था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार भी था और सेकंड वर्ल्ड वार के भी थे। ये इन दोनों की इकॉनमी पढ़नी थी कि उसमें हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड दोनों का जो टाइम पीरियड है ये आपस में रिलेट करते हैं। गोया कि 1914 से लेकर 1945 तक जो टाइम पीरियड था, ये पूरा का पूरा इंटर वार इकॉनमी पढ़नी है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि इसमें हमें पढ़ना है कि उस समय में क्या हो रहा था। जो वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड वाइड सेपरेट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अनदर वार, तो उसमें हमें पहले पढ़ना है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी या इकोनॉमी क्या रही थी इस सेंस में कि जो वर्ल्ड वार चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, सारी कंट्री आपस में लड़ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि कंट्रीज के लड़ने से बहुत पैसा निकल रहा था, ठीक है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा था ये भी पढ़ना है कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि जो कंट्रीज थे, जैसे ब्रिटेन होगा, फ्रांस होगा, जो बड़े बड़े कंट्रीज थे, रशिया होगा, इन सब को बहुत ज्यादा लॉस सफर करना पड़ता था, नुकसान उठाना पड़ता था उस समय में वर्ल्ड वार फर्स्ट में। कि अब जो इकॉनमी हम पढ़ रहे हैं इंटर वार इकॉनमी, वार के टाइम पीरियड में इकॉनमी कैसी थी, क्या ये ऊपर की तरफ जा रही थी या डाउनफॉल की तरफ जा रही थी। उसमें हमने पढ़ा कि जो ये कंट्रीज थे, इंपीरियलिस्ट कंट्रीज की बात करें, ब्रिटेन की, फ्रांस की, रशिया की, इन सब कंट्रीज को बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ रहा था उस समय वर्ल्ड वार फर्स्ट में। तो उसमें हम देखते हैं गोया कि ये इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी थी, तो कुछ भी उस वक्त स्टेबल नहीं था। उस समय में हम देखते हैं कि कुछ भी स्टेबल नहीं था। इकोनॉमी की
सब कंट्रीज, इकॉनमी जो थी सब कंट्रीज की बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी थी, खस्त हो चुकी थी। मतलब यह है कि इकॉनमी जो है वो हमें इंटर वार टाइम में हम देखते हैं वो डाउनफॉल की तरफ जा रही थी। कर्सेस द वार, कर्सेस हिमसेल्फ, कर्सेस एवरीबॉडी, क्योंकि वार में हम देखते हैं सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होते हैं। इकॉनमी जो थी ये भी डाउनफॉल की तरफ जा रही थी। उसके साथ ही मैंने लिखा था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वहां पे इंटर वार टाइम में, वार पीरियड में। एक तो इकॉनमी डाउन हुई थी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। अब ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या थी? मान लीजिए आप कोई पॉलिटिकल लीडर था, उसको मारा गया, या कभी कभार हम देखते हैं किसी पॉलिटिकल लीडर को वहां पे चेंज कर दिया गया था। गोया कि जो पॉलिटिकल सिस्टम वहां पे होता था वो भी अनस्टेबल था, वो भी अनस्टेबल था। तो ऐसे ही वर्ल्ड उस समय में चल रहा था। 1914 से लेकर 1915 तक वर्ल्ड में जो पोजीशन थी, ये जो इंटर वार इकॉनमी थी, उसमें हम देखते हैं इकॉनमी भी स्टेबल नहीं थी, जो पॉलिटिकल सिस्टम था ये भी अनस्टेबल था। तो उसके साथ ही हमने लिखा था अनदर वार। एक तो ये दो चीजें हुई थी, इकॉनमी डाउन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अनदर वार। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद हमने लिखा था कि अनदर वार, और उसके साथ साथ ही में अनदर वार हुआ था। मतलब उसके साथ साथ सेकंड वर्ल्ड वार भी हुआ था। वर्ल्ड ने अब एक्सपीरियंस की थी किसका? सेकंड वर्ल्ड वार का। इट वाज ड्यू टू द रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब ये सेकंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, मैंने यहाँ पे लिखा है अनदर वार, दैट इज सेकंड वर्ल्ड वार। तो यहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि आप सोच रहे होंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण सेकंड वर्ल्ड वार कैसे हो गया। मैंने 9th में भी आपको बताया था, जो राइज ऑफ हिटलर था उसमें हमने पढ़ा था वहाँ पे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, जो वहाँ पे ट्रीटीज हुई थी, वहाँ पे हमने हिटलर भी देखा था, हिटलर का भी पढ़ा था। तो उन्होंने देखा कि जर्मनी जो है, जर्मनी को डिफीट की गई थी। बाद में जर्मनी के साथ उन्होंने हार्श ट्रीटीज कंक्लूड किए थे। अब लोगों के जहन में ये समझ आ रहा था कि जो जर्मनी थी इट वाज डिसरेस्पेक्टेड। वर्ल्ड वार फर्स्ट के जो रिजल्ट्स आए उसी के कारण हम देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था। उसमें हमने पढ़ा था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, नाउ पीपल वांट टू टेक रिवेंज। तो इट वाज फर्स्ट वर्ल्ड वार विच क्रिएटेड द फर्टाइल ग्राउंड फॉर द सेकंड वर्ल्ड वार। तो यहाँ पे हम देखते हैं अनदर वार क्या हुआ था। अनदर वार सेकंड वर्ल्ड वार था। ये सेकंड वर्ल्ड वार क्यों हुआ था? उसमें हम पढ़ते हैं कि जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो डिफीटेड नेशंस का कोई रोल नहीं था। जो ये विक्टोरियस नेशंस थे, जो अलाइज पावर्स थे, उन्होंने कुछ हार्श ट्रीटीज कंक्लूड किए थे। तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था उनके रिजल्ट से। और इस तरह हम देखते हैं सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार जो थे ये आपस में रिलेटेड हैं। वही कि अब आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया, वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अनदर वार। एक तो वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी होती थी, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी के साथ ही हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ ही साथ हमने देखा कि अनदर वार हुआ था जो कि सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वार क्यों हुआ था? इट वाज ड्यू टू द रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो अब टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, जो है इंटर वार इकोनॉमी का जो फर्स्ट सब टॉपिक है दैट इज वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। अब है वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन कि वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आएगा। देखिए हमने लिखा कि वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि हेडिंग समझ में आया है कि लड़ाई जब चल रही थी तो उस टाइम पीरियड में कुछ बदलाव आया। जब वॉर चल रहा था तो उस समय में कुछ बदलाव आया था। वो क्या है? तो बेसिकली मैं बताऊंगा कि आपको कि कैसे लड़ाई लड़ी गई थी। लड़ाई ऐसे लड़ी नहीं जाती थी। तो उसमें हम देखते हैं दो ब्लॉक्स हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में दो ब्लॉक्स थे, एलाइज वर्सेस सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल
पावर्स। ठीक है, तो अब देखना है कि ये दो ब्लॉक्स आपस में लड़ रहे थे, एलाइज पावर्स और सेंट्रल पावर्स, ये आपस में लड़ रहे थे। अब देखना है कि इस ब्लॉक में कौन कौन से कंट्रीज थे, इस ब्लॉक में कौन कौन से कंट्रीज थे। तो एलाइज की बात करें, उसमें ब्रिटेन आता था, रशिया आता था, फ्रांस आता था। मैंने यहाँ पे लिखा कि एलाइज पावर्स में कौन कौन सी कंट्री थी, इसमें ब्रिटेन, बी फॉर ब्रिटेन, आर फॉर रशिया, एफ फॉर फ्रांस, एंड लेटर ऑन यूएस ने भी ज्वाइन किया था एलाइज के साथ। 1917 में उसने ज्वाइन किया था। तो अब सेंट्रल पावर्स में कौन कौन से आते हैं, सेंट्रल पावर्स में आते थे उस वक्त जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ओटोमन तुर्की, ओटोमन एम्पायर। तो ये सेंट्रल पावर्स उस समय थे। तो अब वार स्टार्ट हुआ था 1914 में। शुरुआत में ऐसी हालत थी कि ब्रिटेन की जो हालत बहुत ख़राब थी, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि जर्मनी ने उनको बैडली डिफीट दी थी। बाद में हम देखते हैं कि यूएस ने अब इंटरफियर किया तो चीज़ें पलट जाती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि यूएस एक इकोनॉमिक पावर के रूप में इमर्ज हो चुका था, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़े थे। वहाँ पे एबिडेंट लैंड था, वहाँ पे रिसोर्स थे, मिनरल्स थे। अब फाइनली हम देखते हैं यूएस ने एलाइज को सपोर्ट किया था, तो उसके साथ ही हम देखते हैं कि क्यों यूएस ने वर्ल्ड वार फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया था। अगर बात देखेंगे कि जब अलाइज पावर्स में कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो उसमें हमने लिखा लेटर ऑन यूएस ने ज्वाइन किया था। तो पहले हम देखते हैं यूएसए ने फर्स्ट शुरुआत में ही हिस्सा नहीं लिया था, ये न्यूट्रल था। यूएस जो था ये न्यूट्रल था। अब जर्मन के जो फोर्सेस ने उन्होंने यूएस के जो शिप्स पर अटैक किए थे, क्योंकि जर्मन फोर्स उस वक्त काफ़ी स्ट्रांग थे। उन्होंने अलाइज पावर्स को बहुत बुरी तरह से शिकस्त दे रहे थे। तो उन्होंने उस समय गलती की थी, उन्होंने यूएस के साथ एंटर किया था, ये उन्होंने यूएस के साथ छेड़ा था उस समय में। तो यूएस का जो प्रेसिडेंट उस वक्त था वुडरो विल्सन ने ये डिक्लेयर किया कि यूएस जो है ये न्यूट्रल है, यूएस जो था ये न्यूट्रल था, हमें मजबूर मत करो। तो जर्मनी को उसने बताया कि हमारे साथ मत छेड़ दो, लेकिन जर्मनी ने किसी की बात नहीं सुनी। तो फाइनली यूएस ने 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। और किन की तरफ से उन्होंने, किस ब्लॉक की तरफ को उन्होंने सपोर्ट किया था, उन्होंने सपोर्ट किया था उस समय अलाइज पावर्स को। तो अब दूसरे हैंड की तरफ देखेंगे जो सेंट्रल पावर्स कौन थे। सेंट्रल पावर्स उस वक्त में जर्मनी आते थे, ऑस्ट्रिया हंगरी आते थे और ओटोमन तुर्की आते थे। तो ओटोमन तुर्की की बात आती है तो उसको जो फर्स्ट वाला चैप्टर में हमने पढ़ा था या सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें हमने पढ़ा था खिलाफत मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी। आप उसको उसी के साथ रिलेट कर सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं अब जर्मनी, ओटोमन एम्पायर ने किसको सपोर्ट किया था, जर्मनी को सपोर्ट किया था। जर्मनी किसके खिलाफ लड़ रही थी, ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस और अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे। गोया कि जो तुर्की थी ये सेंट्रल पावर्स का साथ दे रहे थे, किसके खिलाफ लड़ रहे थे, अलाइड पावर्स के खिलाफ। और जब वार खत्म हुआ था तो अलाइड पावर्स ने कुछ ट्रीटीज साइन करवाए थे जो डिफीटेड कंट्रीज को उन्होंने ये बताया कि आप सिर्फ इन ट्रीटीज पर साइन कर दो। उस समय हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड की जो वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या चल रहा था। जब लड़ाई चल रही थी तो अलाइज और सेंट्रल पावर्स थे, इसमें क्या होता था, वो जीते थे और जो सेंट्रल पावर्स थे वो जंग जो है हारते थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जब लड़ाई चल रही थी, वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, तो उस समय जो लोग थे वो यही सोचते थे कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर दिस वार वुड कम टू एन एंड, क्योंकि आगे क्रिसमस आने वाला है। तो क्रिसमस पर ये शायद जो ये लड़ाई अब स्टार्ट हुई थी जून में, ये खत्म होगी दिसंबर में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था ये 1914 में स्टार्ट हुई थी एंड इट लास्ट फॉर 4 years अप टू 1918
18 तक चल रहा था। अब ऐसा नहीं कि अब आप एक बॉर्डर पे बैठोगे और पत्थर मारोगे, नहीं, वहीं ऐसे ही जंग चल रहा था, जंग लड़ोगे नहीं। वार में हम देखते हैं मैन पावर लग रहा था, बहुत सारे वेपन्स लग रहे थे, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लग रहे थे, तो लड़ने के लिए पैसा भी लगता था। तो देखते हैं हम बाद में, हम देखते हैं कि लड़ाई में क्या होता है। कर्सेस द वार, कर्सेस हिमसेल्फ, कर्सेस एवरीबॉडी, एज इट लीड्स ओनली डिस्ट्रक्शन, men are killed for support, it turns a brother against a brother। तो इस सेंस में क्या हुआ था वहां पे, जब हम देखते हैं कि जो इकॉनमी थी वो डाउन हुई थी, तो इकॉनमी जो थी वो डाउन हुई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, इट वाज कंसिडर्ड एज यूनिक इन इटसेल्फ। तो ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, ये हम कंसिडर करते हैं ये यूनिक है इटसेल्फ में, बिकॉज जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इट वाज ट्रेडिशनली डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वन। यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है इट वाज यूनिक इटसेल्फ। क्यों? बिकॉज इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वार्स। जो ट्रेडिशनल वार्स है उसमें हम देखते हैं कि क्राइमियन वार थे 1850s में, या 1912 में, 1913 में जो बल्कन वार्स हुए थे, तो वो क्वाइट डिफरेंट थे फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वार से। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो 1914 में वार हुआ था ये सबसे अलग था ट्रेडिशनल वार से। अब आप बोलोगे कैसे, कि वर्ल्ड की सब कंट्रीज लड़ रही थी, टेक्नोलॉजी की यूटिलाइज हुई थी, लेकिन अगर देखा जाएगा जो बेसिक उसका है, तो वर्ल्ड वार में कुछ ऐसा हुआ था जो कि अभी तक उस समय तक किसी वार में नहीं हुआ था। उसका कारण क्या था कि जो आप टाइम पीरियड है उसमें हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। टाइम पीरियड के लिहाज से हम देखते हैं दूसरी तरफ उस समय यूरोप जो था इंडस्ट्रियल यूरोप बन चुका था। पहले जो 1914 से पहले जंग लड़े गए थे, पहले जो लोग लड़ते थे घोड़ों पे बैठकर लड़ते थे, तलवारों से लड़ते थे, वो जो लड़ाई लड़ते थे तो वो कुछ दिनों तक लड़ते थे, वहां पे ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होती थी, तो एज कंपेयर टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो वहां पे अगर देखेंगे हम कि वो लड़ाई 2, 4, 5 दिन में लड़ते थे और डिस्ट्रक्शन उसी जगह पे होती थी। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड राइज हुआ था, इंडस्ट्रियल यूरोप बन चुका था, तो उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने अब इंडस्ट्रीज को भी इसमें इन्वॉल्व किया था। गोया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था इट इज आल्सो कॉल्ड एज द इंडस्ट्रियल वार because industries were used in the first world war. Industries were now directed to produce war related equipment, to produce war related goods. यहाँ पे मैंने लिखा war versus world war। गोया कि यही जो 1914 से पहले वार्स थे वर्सेस अगेंस्ट वर्ल्ड वार, कि ये कैसे डिफरेंट थे, ये मैंने अभी बताए थे। इंडस्ट्रियल यूरोप बन चुका था, अब फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडस्ट्रीज भी आए थे। जो इंडस्ट्रियल नेशंस थे या फर्स्ट वर्ल्ड वार में हम देखते हैं बयानिक डिस्ट्रक्शन हुई थी। अब जितने भी इंडस्ट्रियल नेशंस थे सबके पास इंडस्ट्रीज थे, तो उस समय हम देख रहे हैं कि उन्होंने इंडस्ट्रियल पावर्स को यूटिलाइज किया था, जैसे कि फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, सब जो है इंडस्ट्रियल पावर्स थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो सेंट्रल पावर्स थे उनके पास भी इंडस्ट्रीज होती थी उस समय में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल नेशंस थे दे यूज पावर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन द वार। अभी मैंने बताया इंडस्ट्रियल वार जो था, इंडस्ट्रियल नेशन जो थे दे यूज्ड पावर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन द वार। तो ठीक है, उन्होंने ये पावर किस तरह से यूज किया था, तो जो इंडस्ट्रीज होती थी उन्होंने इंडस्ट्रीज को ये बताया कि आप हमें वार रिलेटेड इक्विपमेंट्स बना के दे दो, वार रिलेटेड जो गुड्स हैं वो तैयार करके दे दो। गोया कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार था इट वाज डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि अब उन्होंने इसमें क्या किया था, इन्होंने इंडस्ट्रीज को ये बताया आप हमें बनाइए जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं वो अब ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे थे इंडस्ट्रीज में। गोया कि अब इंडस्ट्रीज उनको वेपन्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो नतीजा ये निकला, इंडस्ट्रीज ने ऐसे वेपन्स बनाए थे जिसकी वजह से हम देखते हैं ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी। तो
लोग जो हैं लाखों की तादाद में लोग मर गए थे। अब इंडस्ट्रीज ने मशीन गन बनाए थे जो कि बहुत तेजी से लोगों की जान लेते थे। तो अब क्या होता है कि जो यूज ऑफ पावर्स होते हैं, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज होते हैं, तो अगर उसमें आप देखोगे तो उसमें हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल जो पावर्स थे उन्होंने ये गुड्स रिलेटेड बनाए थे, वार इक्विपमेंट प्रोवाइड किए थे, वेपन्स बनाए थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, नुकसान हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार में एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल वार। तो उस समय हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसका हम कहते हैं इंडस्ट्रियल वार, ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल वार। तो उसके साथ ही हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन बहुत हुई थी। तो डिस्ट्रक्शन में हम देखते हैं 9 मिलियन पीपल वायर किल्ड, 9 मिलियन पीपल। तो 9 मिलियन लोग जो थे उनकी डेथ हो चुकी थी, दे वायर किल्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, एंड नियर अबाउट 20 मिलियन पीपल जो थे वो वाउंडेड हो चुके थे। तो 1 मिलियन में यहाँ पे 10 लाख आते हैं। तो अब आप सोचिए कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ था। यहाँ पे आप देखते हैं कि वार टाइम में इकॉनमी कैसे बदल गई, इकॉनमी में कितना ज्यादा चेंजेस आ गए, क्योंकि जो पहले जहाँ पे लड़ाई होती थी वो कुछ दिनों की बात होती थी, तो लोगों की जानें जाती थी, इतनी नहीं कि अब यहाँ पे हम देखते हैं पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो अब ठप हो गया था, बंद हो चुका था। गोया कि डिस्ट्रक्शन हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल वार्स। तो उसमें हम देखते हैं कि अगर हमने 19th सेंचुरी में देखा है कि ग्लोबल वर्ल्ड हुआ था या इकनॉमी जो थी ये इंटर रिलेटेड हो चुकी थी, इंटर कनेक्टेड हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से जो डिस्ट्रक्शन आई थी तो उसमें हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन की वजह से हम देखते हैं जो इकॉनमी थी वो डाउनफॉल की तरफ जा रहे थे। अब यहाँ पे हम कुछ देखते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुए थे कि हु आर द पार्टिसिपेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। पार्टिसिपेंट्स गोया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार किस किस के बीच में हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार एलाइज के बीच में हुआ था और सेंट्रल पावर्स के बीच में हुआ था। तो एलाइज पावर्स में कौन थे? उन कंट्रीज का नाम लिखना है, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड देन यूएस। तो सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन एम्पायर थी। तो दूसरा होगा क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वार डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वन, कि फर्स्ट वर्ल्ड वार किस तरह से ट्रेडिशनल वन से डिफरेंट था, ट्रेडिशनल वार से डिफरेंट था। व्हाट वाज द यूनिकनेस इन द वार एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल वार, तो इसमें क्या खासियत थी तो एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल वार। इसमें आप यही लिखोगे कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार हुआ था इसमें इंडस्ट्रीज यूज हुई थी, तो इंडस्ट्रियल पावर्स यूज हुए थे, इंडस्ट्रीज ने वार रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाए थे, उससे ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो आप ऐसे ही उनका आंसर दे सकते थे। तो उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।